हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सबा मेठा। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आरपीएफ के संबंधित आने वाली टोटल अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। कल का हमारा सब्जेक्ट था डॉक्यूमेंट के बारे में। तो डॉक्यूमेंट के बारे में 2 पॉइंट थे, हमने 1 पॉइंट देख लिया था। 1 पॉइंट आज हम मेन देखेंगे, वो है डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगे जाएंगे और उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। तो हम पूरा डिटेल से देखेंगे। जो नोटिफिकेशन में दिए वही पॉइंट है, उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेट करके आज देखेंगे हम। 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होगी। वीडियो स्क्रॉल मत करना। अगर आप वीडियो स्क्रॉल कर दोगे या छोड़ दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर से वही क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे कि साहब कि सर इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो वीडियो पूरी देखना। मैं आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तब हम चलते हैं मेन सब्जेक्ट पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और उसमें क्या क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है। कल हमने देखा था कि भाई फिजिकल के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो हम डिटेल से समझते हैं कि फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑफ ओरिजिनल एज वेल एज देयर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज विल बी रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स वो क्वालिफाई इन पीईटी एंड पीएमटी। इसका मतलब है कि जो भी कैंडिडेट पीईटी पीएमटी में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के संबंध में सत्यापित के लिए मूल दस्तावेजों के साथ साथ उनकी स्वप्रमाणित फ़ोटो प्रतियां आवश्यक होगी। तो आपको सभी की फ़ोटोकॉपी आवश्यक लेके साथ में आना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड वाली। अब हम देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। फर्स्ट में है 10th ऑब्लिक मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एज। इसका मतलब है कि उम्र के सबूत पर 10वीं व मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आवश्यक चाहिए। ये कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए, दोनों के लिए है, क्योंकि एज प्रूफ 10th या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से ही देखा जाएगा। सेकंड में आएगा क्वालिफिकेशन का। सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसका मतलब है कि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र रूप में स्नातक प्रमाण पत्र चाहिए। जो सब इंस्पेक्टर बन के लिए फॉर्म भरेगा उसको ग्रेजुएशन बीए बीकॉम या बीएससी कंपलसरी चाहिए। और कांस्टेबल के लिए 10th ऑब्लिक मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन एज प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो कांस्टेबल का फॉर्म भरेगा उनके लिए शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र के रूप में 10वीं या मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र चाहिए। तो सब इंस्पेक्टर का ग्रेजुएशन भी होगा और कांस्टेबल का 10th पर होगा। थर्ड में है सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो जो भूतपूर्व सैनिक है उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कंपलसरी चाहिए कि वो एक्स सर्विसमैन के कैडर में आते हैं। नेक्स्ट है 2 कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ। इसका मतलब है सेल्फ अटेस्ट रंगीन फोटोग्राफ की 2 प्रतियां जो आपके खुद के द्वारा साइन करके अटेस्ट किया हुआ होगा। और ये फ़ोटो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के टाइम में भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में दिया है फ़ोटो वही फाइनल फिजिकल वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट का वही देना, दूसरा मत देना, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए पहले से ज़्यादा फ़ोटो रख देना साथ में। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं फिर आरपीएफ में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो उनको जो कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर दोनों की वैकेंसी में अप्लाई करेगा वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इन केस ऑफ सर्विस इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो मतलब सरकारी कर्मचारी की सेवा के मामले में वर्तमान नियुक्त के अनुपति प्रमाण पत्र एनओसी आपको जारी करना पड़ेगा। आपको उस डिपार्टमेंट से एनओसी लाना पड़ेगा कि मैं आरपीएफ की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाए। तो आपको एनओसी कंपलसरी है। बिना एनओसी कहीं भी फॉर्म भरना मत, नहीं तो लास्ट में आपको इश्यू हो जाता है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कास्ट के लिए है, उसको थोड़ा आराम से समझना कि कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि जाति प्रमाण पत्र जो एससी एसटी और ओबीसी में आते हैं वो
उनको केंद्र सरकार के तहत रोजगार के लिए निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आप ओबीसी में आने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो आरपीएफ की वैकेंसी वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। बहुत बार इश्यू होते हैं, जैसे मान लो गुजरात, हरियाणा, पंजाब में बहुत से चौधरी है जो ओबीसी में स्टेट में आते हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आते, तो वो पहले ध्यान रखें क्योंकि बाद में बहुत से इश्यू होता है। हमारे साथ भी हुआ था, जो गुजरात के चौधरी थे वो स्टेट में ओबीसी में आते थे, सेंटर में नहीं आते, और ट्रेनिंग के बाद उनको फिर वापस घर आना पड़ा था। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी में आने चाहिए। नेक्स्ट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेरेवर एप्लीकेबल। इसका मतलब है अधिवास प्रमाण पत्र जहाँ भी लागू हो, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए कि अब आप भारत के वासी हो। तो ध्यान रखना सभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अगर निकलवा देना अपने पास नहीं है तो, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट निकालने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो पहले से सभी डॉक्यूमेंट साथ में रखना। ये हमने देख लिए कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। इसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट नोटें बताई हुई है कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, वो हम देखते हैं उसके आगे। वीडियो पूरा देखना तभी अच्छा लगेगा और समझ में आएगा, नहीं तो बाद में इश्यू हो जाएगा। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो 10 या 15 मिनट का होगा, स्क्रॉल मत करना और पूरा सुनना। ये जो फर्स्ट नंबर का है बहुत महत्वपूर्ण है, उसका पूरा समझना कि उम्मीदवार जो आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किया जाना है या आयु में छूट चाहते हैं, इन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप के सक्षम प्राधिकारी के मूल रूप में अपेक्षित प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा एससी, एसटी या ओबीसी या एक्स सर्विसमैन स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, और यदि वे पात्र है तो उनकी उम्मीदवारी आवेदन पर सामान्य श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा। मतलब कि एससी, एसटी, ओबीसी की जगह जनरल मेरिट में ले लिया जाएगा, तो आपको नुकसान होगा। तो पहले ही मैंने बोला कि एससी, एसटी और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो मान्यता प्रूफ लेके रखना है। सेकंड नंबर में लिखा है कि सभी प्रमाण पत्र या तो केवल अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए। यदि प्रमाण पत्र अंग्रेजी / हिंदी में नहीं है तो स्वसत्यापित अनुवादित संस्करण ब्रैकेट में हिंदी / अंग्रेजी में जहाँ भी और जब भी आवश्यक हो प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये इश्यू बहुत बार आता है, जैसे मान लो कि हिंदी भाषी स्टेट छोड़ के, जैसे गुजराती है या महाराष्ट्र के या अदर जगह के जो बच्चे हैं उनकी लैंग्वेज में सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट और वगैरह वगैरह। तो आप पहले से ही आपने जो भी सर्टिफिकेट वो या तो हिंदी में या इंग्लिश में प्रॉपर होने चाहिए, वो उसका पूरा ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम में एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चक्कर में आपका पूरा सिलेक्शन बर्बाद हो जाए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर्टिफिकेट जब भी रखो सभी अच्छे से चेक करके रखना और सही से रखना। तीसरे नंबर के पॉइंट में है अल्पसंख्यक का अर्थ है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना की अंतिम तिथि तक आगे संशोधन यदि कोई हो, परीक्षा शुल्क में छूटछाट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय अल्पसंख्यक श्रेणी घोषणा हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि वे उपरोक्त अल्पसंख्यक समुदाय में से ही किसी से संबंधित है। यदि दस्तावेज सत्यापन के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दस्तावेज सत्यापन के समय आय प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के लेटर हेड पर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। तो अगर मान लो अल्पसंख्यक में आते हो तो उसका भी सर्टिफिकेट रखना, और इसमें क्लियर लिखा है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम नहीं दिखाया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो जो भी सर्टिफिकेट है वो पूरे साथ में रखने, ऐसा नहीं हो कि लास्ट में डिक्वालीफाई हो जाओ। चौथे नंबर में है कि इसके अलावा ओबीसी उम्मीदवारों के मामले में प्रमाण पत्र विशेष रूप से होना चाहिए कि उम्मीदवार भारत सरकार कार्मिक और प्रशैक्षणिक विभाग की अनुसूचित के कॉलम 3 में उल्लेखनीय व्यक्तियों / वर्ग क्रीमिलियर से संबंधित नहीं है। OM नंबर 36/012/12 9 EST ECS
SCT दिनांक 8/9/93 और इसके बाद के संशोधन हुए हुए 36/033/3/2004 EST/RES दिनांक 9/3/24 के माध्यम में और आगे संशोधन यदि कोई प्राप्त इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना की अंतिम में है। तो जो OBC का सर्टिफिकेट देता है वो देख लेना कि ये जो लेटर लिखे हैं उनके अनुसार OBC का सर्टिफिकेट होने चाहिए, गलती ना हो। ये 5वें नंबर का पॉइंट है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है कि आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र को छोड़कर इस मामले में उम्मीदवार को अनारक्षित माना जाएगा। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई समय विस्तार नहीं दिया जाएगा, सिवाय उन मामलों में जहां जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में के अलावा किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है या जहां किसी प्रमाण पत्र के खो जाने / चोरी होने का दावा किया है ब्रैकेट में FIR द्वारा समर्थित दावा। किस मामले में उम्मीदवार को केवल 4 सप्ताह का समय विस्तार की अनुमति दी जाएगी। तो इसमें क्लियर लिखा है कि अगर आप आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत नहीं करोगे तो आपको उम्मीदवारी से असफल माना जाएगा। 2 चीज़ों में खाली इन्होंने छूट दिया है। एक दिया है OBC के सर्टिफिकेट में अगर जो ये नोटिफिकेशन के साथ जो दिया गया है प्रारूप उस पैटर्न में नहीं है, या अगर आपके दस्तावेज चोरी हो गए और उसकी पक्की FIR है वो आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ऐसे मामलों में ही 4 वीक का आपको समय दिया जाएगा, अन्यथा दूसरे मामलों में आपको नहीं दिया जाएगा। और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं जमा कर पाते तो आपको जनरल कैटेगरी में मान लिया जाएगा। तो पहले ही अपने जो भी यूज़फुल सर्टिफिकेट है वो पहले ही ला के रखें, गलती ना हो कि बाद में परेशान होना पड़े। मैं आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मेरा इंस्टाग्राम ID है @RPF वाला _सबा मेठा। उस पर आप मुझे पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा और आपको जितना हो सके उतना हेल्प करूंगा। मेरी जितने भी वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आप सभी बच्चों को हेल्प हो जाए, ताकि आने वाली भविष्य में RPF की वैकेंसी में आपको पूरा समझ में आ जाए और कन्फ्यूज़न न रहे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर लेना, और कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।